तो नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। पूर्व की भांति बच्चों, आज अपना 11वां एपिसोड है। जनरल साइंस की बातें चल रही थी अपने। तो तमाम छात्र जो भी जुड़े हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया और आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, लाइक वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। और जो बच्चे अभी तक एक्स और वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जिन्होंने ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर रखा, वो ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के ऐप को डाउनलोड करते हुए तुरंत प्रभाव से एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो भी कोर्सेज पढ़ा है इस ऐप पे उनको परचेज कर लीजिएगा। आले दर्जे के टीचरों के द्वारा एक उच्च क्वालिटी के साथ में उसको तैयार किया गया है। तो आपसे मेरा नंबर निवेदन भी रहेगा और आपके हिदायतन में आप लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि शेखावाटी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण डिफेंस एकेडमी अपना अहम स्थान रखता है। तो ऐसे में एक गुणवत्तापूर्ण शैली के साथ में जो तैयार किया गया कंटेंट आपके पास उपलब्ध है, तो आपको तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। अच्छा, बात करें आर्मी की, तो आर्मी के लिए 200 टेस्ट सीरीज तैयार कर गई है। अभी अभी लेटेस्ट 200 टेस्ट सीरीज है, मात्र 200 रुपए में। 200 रुपए मात्र, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। और यदि मेरा मानना है कि 200 टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, यदि एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन तो 2000 क्वेश्चन, और यदि 2000 क्वेश्चन हो जो उच्च क्वालिटी के हों, जो विगत भर्तियों में आए हुए हैं, रानी की प्रबल संभावनाएं हैं, इनको अच्छे से आप क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो तुरंत प्रभाव से सीख करके इस ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करते हुए आप लोग इसका भरपूर फायदा ले। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से आइएगा। और जो बच्चे 6 अप्रैल के बाद में यथार्थ 12वीं क्लास के पश्चात आना चाहते हैं, वो 12वीं क्लास के एग्जाम के बाद में, तो वो पहले फ़ोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दें, क्योंकि समय की नज़ाकत है, बाद में क्राउड ज़्यादा आती है। और एक संस्थान ऐसा जहाँ पर सर्वाधिक विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा गार्जियन और बच्चे विश्वास करते हैं, तो वहाँ क्राउड ज़्यादा रह जाती है। तो ऐसे में बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकें, ताकि आप फ़ोन कॉल करके पहले ही इतला कर दो और अपने बंधु, छोटे भाई बहन जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको बता दीजिएगा। तो ले चलता हूँ आपको सीधे आगे पॉइंट पे। तो क्वेश्चन नंबर तो क्या आपका लेक्चर है, आपका 11वां चल रहा है, यानी ये सेशन 11वां रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 सीधा 2 पे ले चलना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 नंबर वो पीछे प्रिंट है, लास्ट में आ जाएगा, नो टेंशन। अब प्रश्न क्या बनता है कि कौन से तत्व अस्थियों में पाए जाते हैं। अब हड्डियों के अंदर कौन सा तत्व होता है बच्चों? कैल्शियम व मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम व मैंगनीज होता है, कैल्शियम व फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम व फेरस होता है। तो सही जवाब क्या है बच्चों? कैल्शियम व फॉस्फोरस होता है। यानी हड्डियों व दांतों के निर्माण में, हड्डियों व दांतों के निर्माण में किसकी भूमिका होती है बच्चों? तो कैल्शियम व फॉस्फोरस की, हड्डियों व दांतों के निर्माण में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, हड्डियों व दांतों के निर्माण में। ठीक है, अब आपको मालूम भी है कि फॉस्फोरस अत्यधिक क्रियाशील धातु तत्व है, क्रियाशील धातु तत्व। और आपको यह भी मालूम है कि फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? हड्डियों में तो होता ही होता है। ये अग्नि बम बनाने में इसकी भूमिका होती है, अग्नि बम। ईंधन की बात करें तो दियासलाई, ईंधन की बात करें पटाखे, पटाखों के अंदर यही होता है। चूहों का मारने वाला जहर, चूहों का मारने वाले जहर में क्या होता है बच्चों? तो फॉस्फोरस होता है, याद रखना है। तभी आपको मालूम है कि फॉस्फोरस हड्डियों में होता है। तब आदमी को जब शमशान घाट में यानी मुर्दा घर में जलाया जाता है, तो जब आदमी जल रहा होता है तो हड्डियां जल रही होती है, तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, कट कट की आवाज आती है, आदमी दूर दूर खड़े होते हैं, गोल घेरे में दूर दूर खड़े होंगे, क्योंकि क्या जल रहा होता है उस टाइम फॉस्फोरस जल रहा होता है। कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि फॉस्फोरस हड्डियों व दांतों के निर्माण में उपयोगी है, अत्यधिक क्रियाशील धातु तत्व है, और चूहों को मारने वाले जहर, अग्निबम, दियासलाई व पटाखों के अंदर फॉस्फोरस ही होता है। समझ में आया? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैल्शियम व फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलता हूं, आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा कि शर्करा जिसमें 5 सदस्य वाली रिंग होती है कहलाती है पायरोनोज, फ्यूरोनोज, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, लीवा रोटेटरी। पायरोनोज, फ्यूरोनोज, डेक्स्ट्रा रोटेटरी या लीवा रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी होती है बच्चों, जिनके अंदर 5 वल्य वाली रिंग होती है। डेक्स्ट्रा का मतलब होता है घूर्णन करना,
तो कुल मिला के सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके यहां से एग्जाम में ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ले चलता हूं। अच्छा क्वेश्चन आएगा, कोलेजन है। कोलेजन क्या है बच्चों, बताइएगा, प्यार से बताओ। कोलेजन क्या है? ग्लूकोजन है, फ्रैक्टोज है, माल्टोज है, या सुक्रोज है? तो फ्रैक्टोज की बात करें प्रिय छात्रों, तो उसे फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रूट शुगर, यानी इसको फल शर्करा के नाम से जानते हैं। फल शर्करा, ये मीठे फलों में व मधुमक्खी के शहद में पाई जाती है। मधुमक्खी के शहद में। और मीठे फलों में कौन सी शर्करा होती है प्यारे बच्चों? तो जवाब रहेगा फ्रैक्टोज। और फ्रैक्टोज प्रकृति में पाए जाने वाली, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा है। तो सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है बच्चों? फ्रैक्टोज है, जो प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। बल्कि मीठा पदार्थ नहीं है। तो मीठे पदार्थ का नाम मैंने कल बताया था आपको। मीठे पदार्थ का नाम 10वें नंबर के एपिसोड में आप लोगों को मालूम है, मीठा पदार्थ। तो मीठा पदार्थ कौन सा होता है बच्चों? सेकेरिन। क्या होता है? सेकेरिन। सेकेरिन सबसे मीठा पदार्थ है, जो चीनी की तुलना में 400 से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। गुना ज्यादा मीठा होता है, मालूम है ना? ज्यादा मीठा होता है। चलो, आपको सेकेरिन का नाम तो आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना? सबसे मीठा पदार्थ होता है। और सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है बच्चों? तो आपकी रहेगी फ्रैक्टोज। ठीक है, तो सेकेरिन से संबंधित प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में। और मैंने बताया था ये किस में होता है बच्चों? ये चुकंदर में वह आइसक्रीम में होता है। चुकंदर व आइसक्रीम में, आइसक्रीम में कौन सा होता है बच्चों? सेकेरिन होता है। सेकेरिन के साथ में आप लोगों को एक बात और मालूम नहीं है, एस्पार्टिन याद रखना। एस्पार्टिन ये भी होता है, ये भी सबसे मीठा पदार्थ है। सेकेरिन तो आपने सुन ही रखा होगा, एस्पार्टिन का नाम नहीं सुन रखा। तो मैं कहना चाहूंगा कि सेकेरिन के साथ साथ एस्पार्टिन भी काफी मीठा होता है। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रैक्टोज। माल्टोज की बात करें तो ये चावल के मांड में पाई जाती है, जो ग्लाइकोजन के अपघटन से बनती है। ग्लाइकोजन के अपघटन से कौन सी शर्करा बनती है बच्चों? तो जवाब रहेगा माल्टोज। याद रखना है आप लोगों को कि माल्टोज जो होती है, ग्लाइकोजन के अपघटन से तैयार होती है। इसमें जो चावल का मांड होता है वो भी पाया जाता है। और चावल के मांड का उपयोग महिलाओं में एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया बोले तो सफेद पानी का आना। वेजाइना से सफेद पानी रिश्ता रहता है, यानी कमर दर्द होता रहेगा, कमर दर्द, और बदबूदार सफेद पानी आएगा। तो इस ल्यूकोरिया के रोग में चावल का मांड पीने से रिलीफ मिल जाता है। बात करते हैं सुक्रोज की। कल ही बताया था, इसे गन्ने की शर्करा, रसोई घर की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, व्यापारिक शर्करा, 100 शर्करा, 100 शर्करा, टेबल शुगर आदि नाम से जाना जाता है। किसको? सुक्रोज को। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा,
व्यापारिक शर्करा, रसोई घर की शर्करा, इक्सो शर्करा, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। अब बात रहेगी आपकी किसकी वो प्यारे प्यारे छात्रों, ग्लूकोज की। ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन कहना चाह रहा है ये। ग्लूकोजन कोलेजन है। कोलेजन तंतु किससे बनते हैं? फ्रैक्टोज से नहीं, फाल्टोज से नहीं, सुक्रोज से नहीं, तो ग्लूकोजन से। ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोजन, ये पूछना चाह रहा है ये। आपको मालूम है कि ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन, सेलुलोज, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कोलेजन होते हैं। और कोलेजन क्या है बच्चों? एक प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना है। कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये किस में पाई जाती है? ये हड्डियों के अंदर होती है। और सर्वाधिक मात्रा की पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो कोलेजन होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन। ठीक है। कोलेजन की बात करें तो कोलेजन तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं, हड्डियों के निर्माण में काम आते हैं ये, इस टाइप के। अब देखो ये हड्डी है, मान के चलो, इसमें इस प्रकार के धागे नुमा, फाइबर नुमा जो संरचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? कोलेजन कहते हैं। ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया से पोस्टमार्टम कर दिया और आपके भली भांति समझ में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब ध्यान करो बच्चों, प्रोटीन की बात आई थी, अभी मैंने बता दिया आपको, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है जो हड्डियों में होती है। सर्वाधिक मात्रा की प्रोटीन है बच्चों वो। ठीक है। परंतु इसने दिया है केटेलेट, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रोज, ट्रांसफेरेज, रूबिस्को। ध्यान में रखना, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें तो यहां मैं प्रोटीन को काट करके एंजाइम लिख देता हूं। ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो अभी आपने पढ़ा था कोलेजन प्रोटीन, तो हड्डियों में पाई जाती है। एंजाइम की बात करें तो रूबिस्को एंजाइम प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का एंजाइम है। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी ही पड़ेगी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रूबिस्को। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कोलेजन। प्रोटीन नामकरण किसने किया? तो प्रोटीन नाम दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने। किसने की थी? मुल्डर ने। जबकि एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो विलियम कुहने ने। ये बात मैं आपको नए जाने कितनी बार बता चुका हूं और एग्जाम में तो ये आएंगी। तो कुल मिलाकर के सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन, एंजाइम रूबिस्को। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने। प्रोटीनों की खोज किसने की? मुल्डर ने। एंजाइम शब्द किसने दिया? विलियम कुहने ने। कुल मिलाकर के आप लोगों के समझ में आ गया कि सर्वाधिक मात्रा का पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को होता है। अभी कोलेजन क्या एक रेशेदार प्रोटीन है, या ग्लोबुलर प्रोटीन है, या लिपिड है, या कार्बोहाइड्रेट है? अब देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट नहीं है कोलेजन, लिपिड भी नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी नहीं है। अब देखो ग्लोबुलिन, एक थोड़ा सा ध्यान करना बच्चों, एक होती है एल्ब्यूमिन, ये, और एक होती है बच्चों ग्लोब्यूलिन, ये होती है 4.5%, ये होती है 2.2%। ये रहता है हिसाब किताब। ये रक्त में पाए जाने वाली प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोमिन, थ्रोमिन, हिपेरिन इत्यादि इत्यादि। अब देखो बच्चों,
कि सर्वाधिक मात्रा की खून में पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो जवाब रहेगा एल्ब्यूमिन। सेकंड नंबर की क्या रहेगी? ग्लोब्यूलिन। अब एक बार एसएससी में पेपर पूछा गया है, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे रक्त में पाए जाने वाली प्रोटीन एल्ब्यूमिन व ग्लोब्यूलिन का अनुपात है, तो जवाब था 2:1। ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, 2:1। अब ध्यान करना, प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दे कि हमारे रक्त में पाए जाने वाली प्रोटीन ग्लोब्यूलिन व एल्ब्यूमिन का अनुपात कितना होगा, तो फिर क्या जवाब चला जाएगा बच्चों आपका? 1:2 चेंज हो जाएगा, क्योंकि चेंज कर दिया उन्होंने, ये प्रश्न आया था इस प्रकार का। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान कीजिएगा कि कोलेजन प्रोटीन क्या है बच्चों? एक तो एक रेशेदार प्रोटीन है, यह प्रश्न आएगा क्या आपके एग्जाम में? रेशेदार प्रोटीन है। मैंने भी बताया था कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर और इस प्रकार के दागेनुमा जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, और वो दागेनुमा स्ट्रक्चर होती क्या है? वो कोलेजन प्रोटीन ही होती है, कोलेजन। ये दागेनुमा स्ट्रक्चर खत्म तो हड्डी फिर मुड़ना शुरू हो जाएगी। कौन से रोग हो जाएंगे? रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये हो जाता है बच्चों, ठीक है? ये लो जी, रिकेट छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया है वो वृद्धावस्था की बात करें, प्रौढ़ावस्था की बात करें तो उनमें होता है। तो कुल मिला के यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो कोलेजन क्या एक है? रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है? आगे वाले की बात करता हूं कि लिपिड जल में अविल्य होते हैं, क्योंकि लिपिड में अणु होते हैं जल स्नेही, जल प्रतिकर्षी, उदासीन, जवीटर आयन। ध्यान करना, सही जवाब है जल प्रतिकर्षी। जल प्रतिकर्षी का मतलब क्या है? वसा की बातचीत हो रही है बच्चों। लिपिड जल में अविलय होते हैं क्योंकि लिपिड में अणु होते हैं जल प्रतिकर्षी, जल के अंदर प्रतिकर्षण का काम। क्योंकि मैंने बता रखा आप लोगों को कि लिपिड जो होते हैं वो ये जल में, वसाएं जल में अघुलनशील होती है, ऐसा बोला रखा है मैंने आपको। अघुलनशील क्यों होते हैं ये घुलनशील? लिपिड यानी वसाएं क्या होती हैं बच्चों? जल में अघुलनशील होती हैं। यानी आप लोग घी को, तेल को, मीट को, मांस को पानी में नहीं घोल सकते। क्यों नहीं घोल सकते? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो जल प्रतिकर्षी होते हैं, आपस में जुड़ नहीं पाते। अतः क्या होता है बच्चों कि ये आपस में जल प्रतिकर्षी होने की वजह से घुल नहीं सकते। अब बात यहां से आती है बच्चों, एक प्रश्न बनता है यहां से कि भी नमक की बात करें या फिटकरी की बात करें या शक्कर या चीनी की बात करें, तो ये क्या है? ये जल स्नेही हैं, प्यार करते हैं जल से, तभी उसमें मिक्स हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप किसी लड़की से मोहब्बत करो तो उसमें खो जाते हो ना, सारे दिन वो उन्हीं के ख्वाब देखते रहते हो, क्योंकि आप उसमें इंटर चले गए और आप लोग क्या है कि आप ख्वाबों में खो गए। तो वैसे जल स्नेही स्नेह कौन करते हैं? नमक है, फिटकरी है, चीनी वगैरह। परंतु वसाएं क्या है? पानी से प्यार नहीं करती, दूर भागती हैं, इसलिए मिक्स नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा सेशन है बच्चों। ऑस्टियोमलेशिया रोग का संबंध है। अब इतना तो मालूम चल गया हुआ, ऑस्टियो का मतलब हड्डियों से है, बस। पेशियों से, तंत्रिका तंत्र से, श्वसन से या अस्थियों से? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग का संबंध किससे बच्चों? अस्थियों से। यह है आपका सही आंसर, ठीक है? अब देखो, हड्डियों से संबंध है ऑस्टियो का, परंतु आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि
एक नाम आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, ये नाम आता है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि को कहते हैं क्या है हिंदी में? अस्थि छिद्रता। यहां लिख रहा हूं मैं, इसको कहते हैं हिंदी में अस्थि छिद्रता। हड्डियों में छेद। अब ध्यान करो, अस्थि छिद्रता ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? कि ये पैराथायराइड ग्रंथि, और ये पर्सन जो बच्चा कर जाएगा उसका दिल्ली पुलिस में, जीडी में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि ये होती कहां है? ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर, ये है थायराइड। थायराइड हमारे गले में एच आकृति की स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक ग्रंथि, उसका नाम है पैराथायराइड। ये है आपकी थायराइड। इसके ऊपर ऐसी संख्या में 4 होती है। ऐसे ध्यान करो बच्चों, कैसे होती है? ये 4 होती है यहां, ऐसे ऐसे होती है ये, ऐसे। इन्हीं को ही क्या बोला गया है? पैराथायराइड कहा जाता है। संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के ऊपर होती है, संख्या में 4 होती है, और ये एक हार्मोन छोड़ती है, इसका नाम है पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ती है बच्चों? ये पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन को कोलिप हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन है ये? कोलिप हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। कोलिप या पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है बच्चों? टीटेनी हो जाता है। क्या होता है? टीटेनी। टीटेनी में क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन वह जकड़न आती है। आदमी क्या बना रहेगा? आलसी। और ऐसा भी एक रोग और है, उसमें भी ऐसा होता है, जिसका नाम है बेरी, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो टिटेनी रोग का कारण है पैराथार्मोन की कमी, और बेरी रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी। अब ध्यान करना, एक नाम आता है बच्चों क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अब ध्यान और देना, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी ये नाम हो रहा है। सारी चीजें अच्छे से सुनोगे तभी समझ में आएगा सारी चीजें। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो टीटनस के बैक्टीरिया का नाम है। टीटनस के बैक्टीरिया का नाम है। टीटनस के बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों लोग? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि टिटेनी एक रोग है जो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन अर्थात कोलिप हार्मोन की कमी से होता है, जबकि टिटेनस रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु की वजह से होता है। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी तो एक बैक्टीरिया है, जबकि टिटेनी एक रोग है जो पैराथार्मोन की कमी से होता है। फिर बात आ रही है कि पैराथार्मोन की अधिकता से क्या हो जाए। बात ये है अधिकता से, तो इसकी अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये प्रश्न पूछ रहा है, ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस ही बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑस्टियोमलेशिया तो मैंने बता दिया, हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस भी क्या, हड्डियों से संबंधित है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है? हड्डियों में छेद हो जाता है। ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न आता है बच्चों कि ये पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो कैल्शियम व पोटेशियम आयनों का नियमन करता है। पोटेशियम आयन, सॉरी के की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कैल्शियम व पोटेशियम आयनों का नियमन करेगा, और फिर कैल्शियम पोटेशियम आयनों हड्डियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।
फोस्फोरस तो होता ही होता है। तो कुल मिला के ऑस्टियोमलेशिया रोग का संबंध किससे हुआ बच्चों? अस्थियों से। ये है, यानी मैंने सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्नों का पोस्टमार्टम इसी प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। ये लो जी बच्चों, कौन से विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? B1 को, ए को, डी को, के को। अब मैं पोस्टमार्टम फिर करता हूं। संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है बच्चों रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। प्यार से सुन लो, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन, क्योंकि आपको सब चीजों का मालूम होना जरूरी है, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो ये सर्वाधिक गाजर में होता है। फलों की बात करें तो आम में होता है। बात करें तो मछली के तेल में भी होता है, मछली के लीवर के तेल में पाया जाता है। बात करें तो सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। सुनहरा यानी गोल्डन राइस। ये लो जी, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो ए होता है। गाजर, आम, मछली के लीवर के तेल, सुनहरा चावल में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। फिर बात सुननी पड़ेगी क्या कि विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? रतौंधी हो जाता है, रातिंदो, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अपने को तो क्या है, सूर्यास्त के बाद में थोड़ा बहुत दिखाई देता रहता है, परंतु जिनको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, रतौंधी रोग हो गया है, इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। अब इनकी कमी से एक और रोग भी होता है, इसका नाम है किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया, यह लो जी, किरेटोमलेशिया, जिनमें क्या होता है बच्चों? त्वचा शुष्क हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, चमड़ी सूखी सूखी हो जाएगी। आप लोगों सर्दी के टाइम में नाखून लेना, ऐसे लाइन लगाना, और यदि आपकी लाइन बन रही है तो विटामिन ए की कमी है। और सर्दियों में ऐसा होता है। एक इसकी कमी से रोग और होता है, इसका नाम है जीरोफ्थेल्मिया, जिसमें क्या होता है बच्चों? आंखें शुष्क हो जाती हैं। जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है? आंखें शुष्क, आंखें शुष्क हो जाएंगी, सूखी सूखी हो जाती है। कौन सा रोग हो गया? जीरोफ्थेल्मिया। तो आप लोगों को मालूम है कि किरेटोमलेशिया, जीरोफ्थेल्मिया रोग दोनों आंखों से संबंधित है, रोतोंदी तो है ही है। फिर बात है कि विटामिन जो ए होता है, इसे आंसुओं का विटामिन कहा जाता है। आंसुओं का विटामिन क्यों कहा गया? कि इसमें देखो जीरोफ्थेल्मिया रोग हो रहा है, आंख से संबंधित विटामिन है ए। हमारी आंखों की बात करें तो बच्चों ये है हमारी आंखों का लेंस। और आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। क्या उत्तल होता है? उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। और ये लेंस है, ये आपका क्या है? कॉर्निया। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। प्रश्न आता है कि नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान दिया जाएगा? तो जवाब रहेगा कॉर्निया। अब ये है कॉर्निया और ये है आपका लेंस, इनके बीच में एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र जल कहते हैं। और इसी नेत्र जल को आम भाषा में क्या कहते हैं? आंसू कहते हैं। अब लड़कों, आप लोगों को कोई दुख तकलीफ होगी तो आपकी गर्लफ्रेंड आए कि नहीं आए, परंतु आंसू पक्के आएंगे, क्योंकि आंसुओं के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। अतः आंसुओं को विटामिन ए के नाम से जानते हैं, या विटामिन ए का आंसू के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसुओं के अंदर लाइसो एंजाइम पाया जाता है।
कौन सा एंजाइम होता है? पोस्टमार्टम पूरा कर रहा हूं मैं। लाइसो एंजाइम। और लाइसो एंजाइम क्या करता है बच्चों? आपकी हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तभी तो क्या आंखों के चोट लग जाती है तो बार बार आंसू आते हैं। और वो बार बार आंसू आने का तात्पर्य केवल एंड केवल क्या होता है? लाइसो एंजाइम होता है। जो क्या है कि बार बार आंसू आएंगे तो लाइसो एंजाइम आएगा, लाइसो एंजाइम होगा तो आपके आंखों के बैक्टीरिया वायरस नहीं लगेंगे, नहीं तो आंखें खराब होने का वह रहता है। यदि एक बार आंखें खराब तो यूं मान के चलो पूरी सृष्टि खराब। सृष्टि खराब का मतलब क्या समझे कि भाई हमारे लिए दुनिया कुछ भी नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा। तो लाइसो एंजाइम ठीक है, आंसुओं का विटामिन ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि विटामिन ए जो होता है इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन का तात्पर्य मेरा ये हो गया कि ये इन्फेक्शन रोकने का काम करता है। आप भीड़ वाले इलाके में जाते हो या किसी अपने परिचित से हॉस्पिटल में मिलने जाते हो तो अगले के जो रोग होता है बच्चों वही आपके लग जाता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए हो जाता है कि आप में इन्फेक्शन को हटाने की पावर नहीं है, यानी विटामिन ए की कमी है। कोरोना काल के दौरान देखा होगा कि आप लोगों ने, जो लोग घर पे बैठे रहे थे कहीं गए भी नहीं, बहुत ध्यान भी रखा, उनके 2-3 बार कोरोना हो गया। कई लोग ऐसे भी थे जो पूरी मार्केट में घुमा करते थे, ड्राइवर वगैरह देखा होगा, उनके कुछ भी नहीं हुआ, कारण मतलब उनमें विटामिन ए की पूर्ति थी। तो संक्रमण रोधी विटामिन। तो कहीं भी जाते हो आप तो कुछ खा पी के जाया करो। एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, विटामिन ए की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन के समय विटामिन ए दिया जाता है। ये पर्सन आता है वैक्सीनेशन, क्यों कि छोटे बच्चों में जब वैक्सीन दी जाती है तो साथ में विटामिन ए इसलिए जाता है कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होता है, इसलिए उनके इन्फेक्शन न हो जाए, अतः उनको विटामिन ए साथ साथ दिया जाएगा। बात ये भी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ विटामिन ए की बात में जो बच्चों को मालूम नहीं अभी तक है कि ये एपिथेलियम लेयर, ये क्या है बच्चों? एपिथेलियम लेयर, लेयर यानी उपकला परत। उपकला परत के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। उपकला उत्तक जो हमारी त्वचा की ऊपरी परत होती है ना, उसको ठीक रखने में कौन सी विटामिन की भूमिका होती है? तो ए की होती है। वैसे त्वचा के लिए विटामिन ई उत्तरदायी होता है त्वचा के लिए, ताकि आपकी सुंदरता बनी रहे। अतः विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन यानी सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं, ये बात आपको मालूम है। परंतु उपकला उत्तक जो होता है ना, उपकला परत जो हमारी त्वचा की लेयर होती है, उसके निर्माण में किसकी भूमिका होती है? तो विटामिन ए की भूमिका होती है। ठीक है, तो सारा कुछ लिख दिया मैंने। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, डी की कमी से रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। इस प्रकार से यदि आप लोग पोस्टमार्टम करोगे तो भाई आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आगे वाला क्वेश्चन, भोजन के कौन से पोषक तत्व शरीर की वर्धिता मरम्मत से संबंधित हैं? अब ध्यान करो, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा नहीं मिलकर के अति शीघ्र ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वसाएं क्या करती हैं? ऊर्जा देती हैं, मालूम है, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। बात करें जल क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। बात करें प्रोटीन, ये शरीर की वृद्धि भी करते हैं, मरम्मत भी करते हैं, कोशिकाओं का विकास भी करते हैं। कोशिकाओं का विकास भी करते हैं। ये लो जी, ये लो। तो शरीर की वृद्धि, मरम्मत व कोशिकाओं के विकास के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा ऊर्जा देती है, जल ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। तो शरीर की वृद्धि के लिए और मरम्मत की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स होती हैं। शरीर की वृद्धि, मरम्मत व कोशिकाओं के विकास के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो जवाब रहेगा आप लोगों का प्रोटीन रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। परनीशियस एनीमिया रोग का संबंध है विटामिन के से, विटामिन B2 से, B5 से, B12 से। अब के तो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, चलो ठीक है। B2 क्या होता है? इसकी वजह से गलोसाइटिस व किलोसिस रोग हो जाते हैं। किलोसिस, इसकी कमी से किलोसिस, ओठों का फटना व सफेद होना। एक होता है गलोसाइटिस, जीभ संक्रमित होना, जीभ पर छाले होना। ठीक है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। बात है विटामिन B12, इसकी वजह से घातक रक्तता रोग हो जाता है, घातक प्रकार की रक्तता। इसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया रोग का कारण क्या रहेगा? तो आपके दिमाग में रहेगा बच्चों विटामिन B12 की कमी, घातक प्रकार का एनीमिया। इसका मतलब क्या समझे कि एक होता है बच्चों विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, परंतु घातक प्रकार का एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से। नॉर्मली हमारे व्यक्तियों के अंदर 15 से 17 यूनिट खून होता है, और आपको मालूम है कि एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है। यह लो जी। अब बात करें इसकी कि भाई जिनके अंदर विटामिन B6 की कमी है उनमें 9 से 10 यूनिट खून रहता है, परंतु जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी जाती है उन लोगों में 3 से 4 यूनिट खून रह जाता है। और जब 3 से 4 यूनिट खून कम रह जाता है तो आदमी के मरने की यानी मौत होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि वो एक घातक प्रकार का एनीमिया होता है। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कह रहा हूं कि विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन B6 की वजह से साधारण एनीमिया होता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न पूछ रहा है कि परनीशियस एनीमिया रोग का कारण कौन से विटामिन की कमी? विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर पे आइएगा। इस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। इस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ए को, डी को, ई को कोई नहीं तो जवाब रहेगा सीधा सीधा विटामिन डी को। हार्मोन किसको बोलते हैं? डी को। अब आपको मालूम है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियों पर गिरता है तो तेलीय ग्रंथियां विटामिन डी बनाती हैं। विटामिन डी का संग्रह भी होता है शरीर में, ठीक है ना। हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। धूप का विटामिन भी कहते हैं, किसका? विटामिन डी को। एक को तो संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, वैक्सीनेशन के टाइम दिया जाता है, मालूम है आप लोगों को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। यदि आपको सुंदर रहना है, टकाटक रहना है, तो फिर विटामिन ई की पूर्ति रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो प्रश्न पूछ रहा था कि किस विटामिन को हार्मोन, तो जवाब रहेगा डी को। क्वेश्चन नंबर 13 पे ले चलता हूं। जीरोप्थेलमिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें, लीवर, पेशियां, बाल। तो जीरोप्थेलमिया आंखें, अभी मैंने बताया था आपको जीरोप्थेलमिया में क्या होती हैं? आंखें शुष्क हो जाती हैं, और आंखें यदि शुष्क हो जाती है तो फिर आदमी को सूखा सूखा सा लगता है, अच्छा फील नहीं होता। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो जीरोप्थेलमिया रोग में आंखें ना वो प्रभावित होती हैं, लीवर प्रभावित नहीं होता, पेशियां प्रभावित नहीं होती, ये प्रभावित होता, ठीक है। ये लो जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे ले चलता हूं। निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अब देखो बच्चों,
जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन, तो बी व सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन तो बी व सी, बी सी बोले तो बिस्लेरी और बिस्लेरी बोले तो जल, तो इसमें क्या जवाब रहेगा? बी व सी। जब विटामिन बी सी की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर संग्रहित नहीं होते, शरीर से बाहर आएंगे। और किसके रूप में आएंगे बच्चों? ये यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर आएंगे, यूरिन। जब बात करें विटामिन ए डी के इनका संग्रह कहाँ हो रहा है? तो लीवर में होते हैं ये इकट्ठे, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक विटामिन ऐसा भी है जो न तो जल में घुलनशील है, न ही वसा में, उसका नाम है एच। क्या रखना कि विटामिन एच न जल में घुलनशील है और न ही वसा में घुलनशील है। अब इस विटामिन एच कहते किसको हैं? ध्यान करना, विटामिन बी1 की बात करने को बी में कई होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। अब विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। इसको एक और नाम भी बोलते हैं, बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। तो न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में घुलनशील है। तो ध्यान रखना है कि विटामिन एच को बायोटीन की संज्ञा दी गई है, और विटामिन एच न जल में घुलनशील है न ही वसा में घुलनशील है। और बी व सी क्या होते हैं बच्चों? जल में घुलनशील है और ए डी के वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 15 पे ले चलता हूं। निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है? सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है? तो आसान क्वेश्चन है। सार्वत्रिक विलायक कौन है बच्चों? जल है। ये लो, पारा नहीं है, ईथर नहीं है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, जल है, सबको मालूम है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे ले चलता हूं। निम्न में से कौन सा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम नहीं है? वाह, क्या क्वेश्चन बनाया है! दम है प्रिय छात्रों क्वेश्चन में। कह रहा हूं मैं आपको क्या कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। राइबोफ्लेविन, ओवाफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, कोई नहीं। देखो बच्चों, आपको मालूम है राइबोफ्लेविन तो मैंने लिखवाया ही था। ये दोनों भी होते हैं, विटामिन बी2 के रासायनिक नाम है। ओवाफ्लेविन अंडों में होता है, तो अंडों के अंदर कौन सा? ओवाफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन किस में होता है बच्चों? तो दूध के अंदर पाया जाता। यदि विटामिन बी2 दूध में होता है तो उसको लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, और यदि वो अंडों में होता है तो ओवाफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। आप समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के विटामिन बी2 का रासायनिक नाम नहीं है, कोई नहीं, ये रहेगा। यानी कहने का मतलब ऊपर तीनों ही है, कोई नहीं का मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे ले चलता हूं। मसूड़ों से रक्त स्रावित करने के लिए कौन रोकता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी, निकोटिनिमाइड, थायमिन। थायमिन विटामिन बी1 को कहते हैं। निकोटिनिमाइड, नियासिन, ये विटामिन बी3 को कहते हैं। विटामिन बी आप बी1 से समझ ही गए। विटामिन बी ऐसी सीधा दे दिया। एस्कॉर्बिक विटामिन सी को कहा जाता है। और सी किस में सहायक होता है बच्चों? तो रक्त का स्राव जो होता है अपने मसूड़ों से, उनको बंद करने का काम विटामिन सी का रहता है। सी विटामिन है ना, वो आंवला में होता है, नींबू में होता है, संतरे में होता है, इमली में होता है, दही में होता है, कैरी में होता है, चेरी में होता है। चेरी खट्टी चीजों में होता है, बशर्ते कि किस में नहीं होता?
दूध में नहीं होता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाता? तो सी। दूध में फेरस की मात्रा भी बहुत कम होती है। दूध में होता है परंतु ऊँटने के दूध में जरूर होता है। ऊँटनी के दूध में आपको मालूम ये भी है कि इंसुलिन हार्मोन होता है। ऊँटनी का दूध नमकीन होता है, नमकीन चीज़ों में विटामिन सी होता ही होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है उनको ऊँटनी का दूध पीना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने का तरीका यही होता है। सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है? तो आंवला में होता है। ठीक है। अब ये मसूड़ों से रक्तस्राव की बात कर रहा था, तो इसका सही रिप्लाई आपका क्या रहेगा बच्चों? तो एक नंबर रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से प्राप्त होती है या कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है या फिर एंजाइम से प्राप्त होती है? ये विटामिन से प्राप्त होती है। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है बच्चों? तो विटामिन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से। ये है आपका। ठीक है ना। ये एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम तो ऊर्जा देते ही नहीं है। एंजाइम तो क्या करते हैं? ये तो हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। प्रोटीनों में ऊर्जा तो होती है परंतु वो शरीर की वृद्धि मरम्मत में ज्यादा भूमिका निभाते हैं। विटामिनों में कोई ऊर्जा होती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देती हैं बने। शुगर कह दो, शर्करा कह दो, कार्बोहाइड्रेट कह दो, मीठी चीजें कह दो, क्योंकि आपको मालूम है आप दौड़ लगा के आते हो तो आते ही आपको तुरंत प्रभाव से एनर्जी जो चाहिए वो किससे मिलती है प्रिय छात्रों? तो इससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे ले चलता हूं। बड़े मोहब्बत वाली चीजें हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से एंजाइम क्या होते हैं? वसा होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं? रासायनिक दृष्टिकोण से एंजाइम्स क्या होते हैं? फैट होती है या? अब आपको मालूम है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं जो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। तमाम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा मैंने बोला रखा है आपको पहले से, मालूम चला? तो मैं कह रहा हूं रासायनिक दृष्टिकोण से एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है। तो ये पर्सन आपका यहां से आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल है। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से सुनना है। विटामिन साइनोकोबालामिन विटामिन सी का रासायनिक नाम है या B2 का रासायनिक नाम है या B6 का रासायनिक नाम है या B12 का रासायनिक नाम है? तो बड़े प्यार से सुनिएगा बच्चों कि विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। अब साइनोकोबालामिन की बात पूछ रहा है ये कि यहां से देखो विटामिन सी, ये इसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। अभी पढ़ा था आपने एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अभी बोला था आपने ऑक्टाफ्लेविन, ओवोफ्लेविन। क्या बोला था आपने? ओवोफ्लेविन। 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 एक बोला था आपने लैक्टोफ्लेविन। या लो जी, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है बच्चों? तो B6 का। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनेकोबालामिन। साइनेकोबालामिन। कोबालामिन, बोलामिन जो भी हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैं बता चुका हूं। साई का नाम आते ही आप B12 पे चले जाना, क्योंकि 12 बजते ही PM स्टार्ट हो जाती है। और PM किसके सिंबल होता है? साई का होता है, क्योंकि AM PM समझ गए ना प्यारे छात्रों। तो ये पर्सन बन जाता है कि साइनेकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के समझ में आ गया। और आपके ये भी ध्यान में आता होगा कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
और ये विटामिन B12 होता किसमें? चॉकलेट में, चुकंदर में पाता है, आपको ये भी मालूम है। और विशेष तौर से चॉकलेट की बात आए तो चॉकलेट में कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों? तो निकल धातु पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन B12 किसका रासायनिक नाम बताया मैंने? तो आपका साइनिको कोबाल नाम विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चॉकलेट में कौन सी धातु होती है? निकल धातु होती है। और विटामिन B12 की कमी से परनीशियस यानी घातक प्रकार का एनीमिया हो जाता है, सबको मालूम है। तो ये था बच्चों आज का एपिसोड, बहुत जबरदस्त आपके 20 क्वेश्चन थे। तो तमाम छात्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी तक ग्रामीण डिफेंस अकेडमी का ऐप जो डाउनलोड नहीं कर रखा वो तुरंत प्रभाव से डाउनलोड कर लें। 200 टेस्ट सीरीज 200 रुपए में मिल रही है आप लोगों को, मात्र 200 रुपए को ज्यादा होता नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग क्या कीजिएगा, जो आर्मी के बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो 200 रुपए में, और मात्र आपकी 200 रुपए में 200 टेस्ट सीरीज। ठीक है, तमाम छात्र जुड़े, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक नए एपिसोड के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाजत देनी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद।